Okay, so physics we have topic nuclear transmutation from your book page number 189. ठीक है, nuclear transmutation is a process in which the nucleus changes the number of protons to produce an atom with a different atomic number. ये just transmutation की example है. The process of transmutation can be represented in terms of chemical reactions, as it is also a conversion of one element into another. It can also be done in an artificial manner and also occurs at natural. ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसम्यूटेशन में होता है क्या. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं एक एटम को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन जो एटम प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर के साथ होता है. फिर हम लोग यहाँ से अगर न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की देखें तो आपके पास ये इसकी एग्जांपल आ जाती है अल्फ़ा बीटा डिके और गैमा डिके की आ जाती है. ठीक है, सबसे पहले हम आपके बुक की तरफ आते हैं. बुक में आपके ट्रांसम्यूटेशन में है, पेज नंबर 189 पे है. एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स रेडिएशन टू बिकम मोर स्टेबल. ठीक है, जो कि अभी मैंने आपके साथ डेफिनेशन शेयर की हैं. Spontaneous process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable daughter nuclide with the emission of radiations is called nuclear transmutation. इसमें क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लाइड होता है जो कि अनस्टेबल होता है. ठीक है, वो चेंज होता है डॉटर न्यूक्लाइड में बट स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड में. जब वो चेंज होता है तो उसमें कोई ना कोई जो एनर्जी है, जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होती हैं. अब वो अल्फ़ा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, गैमा भी हो सकती है. ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, अब उसमें आपके पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, तो हम लोग उसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा उसको एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं. सबसे पहले अल्फ़ा का जो डिके है आपके पास, वो इसकी जनरल इक्वेशन होती है आपके पास एक्स इज़ योर फादर, इज़ द फादर न्यूक्लाइड, अनस्टेबल फादर न्यूक्लाइड. ठीक है, अल्फ़ा डिके की जनरल इक्वेशन है. और वाई इज़ द स्टेबल डॉटर न्यूक्लाइड. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अल्फ़ा के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. अल्फ़ा डिके में इसमें क्या होगा, जब ये ट्रांसम्यूटेशन होगी, न्यूक्लियर की ट्रांसम्यूटेशन होगी, तो उसमें आपके पास हीलियम पार्टिकल निकलेगा विद 4n2 एंड प्लस इनर्जी भी, कि रेडिएशन एमिट हो रही है तो एनर्जी भी है. ठीक है, अल्फ़ा में. इसकी एग्जांपल आपने रेडियम में ली है. रेडियम में आपके पास जो है वो 226 और 88 था. ये जो है वो ट्रांसमिट हुआ तो उसमें उसकी जो एटॉमिक नंबर, मैस नंबर डिक्रीज हुए. 4 × 2 उसमें माइनस हो गया. जिस तरीके से देखिए ए था, A-4 Z-2, जो वो माइनस हुआ 4 और 2 साइड पे हीलियम पार्टिकल. और आपके पास ये Rn थोरियम है ना, आपके पास Rn यूरेनियम था ना, Rn थोरियम था, ऐसा ही था बिल्कुल. फिर उसके बाद सेकंड में आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है अल्फ़ा की होगी बीटा. बीटा में हम लोगों ने इसकी जनरल इक्वेशन में फादर अनस्टेबल न्यूक्लाइड लिया है. फिर इसमें हमारे पास डॉटर स्टेबल न्यूक्लाइड्स में क्या करते हैं कि हम लोग एक एटॉमिक नंबर ऐड कर देते हैं. ठीक है, एटॉमिक नंबर ऐड कर देते हैं, उसकी एनर्जी भी साथ रिलीज़ होती है. फिर एग्जांपल इसमें कार्बन ले लिया 14/6, इसमें हमने 6 + 1 7 कर दिया. और इसमें जो है वो बीटा डिके, बीटा जो है वो एमिशंस रेज एमिट हुई एनर्जी के साथ. हमने पढ़ा था जब भी हम अल्फ़ा बीटा और गैमा को किसी न किसी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बीटा और गैमा उसमें डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, लेकिन जो गैमा है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती. अल्फ़ा और बीटा शो करते हैं लेकिन गैमा शो नहीं करता, वो बिल्कुल स्टेबल ही रहता है. तो इसमें अनस्टेबल फादर जो है वो स्टेबल डॉटर में होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. जो गैमा रे एमिट होती है एनर्जी होती है. इसमें एग्जाम्पल है कोबाल्ट 60 रिमेन स्टेबल रहता है और गैमा जो है वो एमिशन रेडिएशंस एमिट होती है. ये आपके पास से बेसिक से एग्जांपल आ जाती है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की. ठीक है, तो आपकी बुक में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में 189 पेज पे भी बिल्कुल इसी तरीके से एग्जांपल्स दी कि रेडियम, यस रेडियम रेडॉन होता है, चेंज होता है. फिर आपके पास बीटा डिके की दे दी गई है. फिर उसके बाद गैमा डिके की आपके पास दे दी गई. इसमें ये आपके पास सारी एक्सप्लेन कर दी गई है. ठीक है, कोई क्वेश्चन देखते हैं. हाफ लाइफ पीरियड, ये आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, इससे पार्टिकल निकल रहा है, रेडिएशंस भी एमिट हो रही है और एनर्जी भी एमिट हो रही है. ठीक है, अब आपके पास ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इससे जो पार्टिकल बनते जा रहे हैं, ठीक है, एक फ्यूजन का प्रोसेस होता जा रहा है जिसमें आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है वो डिके होके छोटे छोटे पार्टिकल बनाता जा रहा है. रेडिएशंस भी एमिट हो रही है, एनर्जी भी एमिट हो रही है. तो क्या ये पार्टिकल सदा से ऐसा ही रहेगा? रेडियोएक्टिव एलिमेंट सदा ऐसे ही रहेगा? कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा ये ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर से कुछ भी नहीं रहेगा, ये डिके हो जाएगा. तो उस चीज़ को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं.
Half life refers to the amount of time it takes for half of a particular sample to react. Furthermore, it refers to the time that a particular quantity requires to reduce its initial value to half. This concept is quite common in nuclear physics and it describes how quickly atoms would undergo radioactive decay. ठीक है, ये आपके पास एक बेसिक सी